ईरान और चीन के दरमियान एयर डिफेंस को लेकर एक बहुत बड़ी डील हुई है। इस डील की टाइमिंग डेफिनेटली बहुत अहम है। एक तरफ अमेरिका और ईरान में जंग की चिंगारियां दोबारा भड़क उठी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेहरान के इनकलाब चौक पर इंतकाम के बड़े बड़े पोस्टर्स एक बार फिर आवेज़ा कर दिए गए हैं। सदर ट्रंप इसमें मौजूद हैं और ज़ाहिर है उस पर इंतकाम से मुताल्लिक नारे दर्ज हैं। ऐसे नाजुक मोड़ चीन ने ईरान को मजबूत बनाने के लिए क्या बड़ा कदम उठाया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस सबसे पहले जो सिलसिला रुका हुआ था बमबारी का, वो दोबारा शुरू हो गया। यानी 5 दिन के तात्तुल के बाद अमेरिका और ईरान की जंग आप कह लीजिए कि फिर से शुरू हो गई। पहले 15 रोज़ा जंग में ईरान ने अमेरिका के रडार्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स, तैयारों के हैंगर्स तबाह किए और ईरान ने उर्दन में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया। वहाँ MQ-9 ड्रोन जो है उससे मुतालिक पता चला। फिर फौजी कंपाउंड जो है उसको निशाना बनाया गया। तो कुवैत, बहरीन और उर्दन में ये अमेरिका का भी नुकसान हुआ। अमेरिका को अलबत्ता भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है, कुछ फ़ौजी उसके हलाक भी हुए हैं। उधर ईरान में भी कुछ लोग जान से गए हैं। लेकिन ये जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान महदूद नहीं रही, बल्कि सऊदी अरब अब बाकायदा तौर पे हमले कर रहा है, जवाबी हमले कर रहा है, जवाब दे रहा है और अकेला नहीं कर रहा। सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर इराक़ में खौफनाक फ़ज़ाई हमले किए हैं। इनका टारगेट क्या थे, क्या वो टारगेट अचीव हुआ है, नहीं हुआ, सऊदी अरब को कामयाबी मिली है या नहीं मिली? क्योंकि यमन की तरफ से जो हौसी हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भी सऊदीया को नुकसान पहुंचाया, उनके एक ड्रोन को फ़ज़ा में तबाह किया है। तो ये 2 वे लड़ाई यहाँ पर भी जारी है। इसी दौरान सिफारती महाज पर डेफिनेटली हलचल है। ओमान और ईरान के दरमियान इंतहाई हसास मामले पर बातचीत हुई है, मुज़ाकरात और दीगर चीज़ें हैं आबना हरमुज़ को लेकर। लेकिन क्या ये किसी अंजाम तक पहुँचेंगे? ईरान जो ओमान को पुश कर रहा है वो अचीव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? मामला आबना हरमुज़ के कंप्लीट कंट्रोल का है। यानी ईरान कहता है जो हमारा हिस्सा है वो तो हम कंट्रोल करेंगे ही, लेकिन जो ओमानी हिस्सा है वहाँ से गुजरने वालों से मुतालिक भी हम आपके साथ इन कांटेक्ट रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली आपने कब क्या करना है, कौन गुजरेगा, कैसे गुजरेगा। तो कंप्लीट कंट्रोल आबना हरमुज़ का ईरान चाहता है कि उसके पास रहे। लेकिन जाहिर है ओमान ने इसमें इनकार किया है और यही रूट है जहाँ से वेसल्स गुजर रहे हैं और फिर ईरान उन पर हमलावर भी हो रहा है। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर चीन और ईरान के दरमियान मामला तय हुए हैं और जाहिर है ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब अमेरिका ईरान लड़ाई में लेकिन लिंडसे ग्राहम का जो फ्यूनरल प्रोसेशन है उसमें जो विजुअल्स हैं वो भी खासे डिस्कस किए जा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त यूक्रेन को फोर्स कर रहे हैं, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को फोर्स कर रहे हैं, उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो भी इस लड़ाई में कूदें, क्योंकि वो एक ईरानी वेसल पर हमला कर चुके हैं और वहाँ एक ईरानी सेलर की जान भी गई है और ईरान ने कहा कि हम जवाब भी देंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर ये मामला इस तरह आगे बढ़ता है, इसी तरह से आगे बढ़ता है, तो बुनियादी तौर पर यूक्रेन की इन्वॉल्वमेंट से आपका यूरोप इन्वॉल्व होता है, नेटो का ब्लॉक एक्टिव होता है और फिर एवरीवन इज़ अगेंस्ट ईरान। गल्फ़ कंट्रीज़ भी जो इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी, और अमेरिका ज़ाहिर आपके सामने। आबना हरमुज़ में ईरान का जो कंट्रोल है वो ज़ाहिर बरकरार है। 3 कश्तियाँ अभी बताया जाता है उसने वापस मोड़ दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाबल मंदब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहरी ट्रैफिक की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है। शिपिंग डाटा के कुछ आदाद शुमार हैं, वो ये बताते हैं कि गुज़श्ता रोज़ 37 तजारती जहाज़ बाबल मंदब से गुजरे हैं, जो 19 जुलाई को हौसियों की धमकी के बाद या उनके ऐलान के बाद अब तक की एक बड़ी तादाद है। अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हो गई है। गो कि इस मुलाकात से मुताल्लिक ट्रंप की नाराज़गी की खबरें थीं, लेकिन फिर ये मुलाकात हुई और इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि जनाब ये अब तक की मेरी सबसे अच्छी मुलाकातों में से एक मुलाकात रही है, वन ऑफ़ द बेस्ट, वो ये दावा कर रहे हैं। इन सारे फ्रंट्स को अगर मिलाकर देखा जाए तो मुश्किलात दर मुश्किलात हैं और ज़ाहिर है मामला सिमटने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है। इसी सब पर इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन करें साबिक सफारतकार जावेद हुसैन साहब। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। क्या आप समझते हैं कि एक आर्जी से तात्तुल और एक मुख्तसर से तात्तुल के बाद दोबारा जो है वो ईरान ने कार्रवाइयों का आगाज़ किया है? क्या वो जो ओमान के साथ वर्केबल डील नहीं हो सकी आबना हरमुज़ की, वहाँ की फ्रस्ट्रेशन है या ये कुछ और मैसेज है? मेरे ख्याल में अब जो ओमान के साथ उनकी फौरी तौर पे एग्रीमेंट नहीं हो सका, ओमान ने एक तजवीज़ उनको दी थी कि जिसमें स्टेट ऑफ हरमुज़ में जो रेगुलेशन करनी थी या मैनेजमेंट कर दी थी, वो दोनों का उसमें रोल होना था। ईरानियों ने जो काउंटर प्रपोज़ल दी उसमें ये था कि एक जो उनकी साइड है वहाँ पे तो आना जाना जो है उनके टोटली उनके कंट्रोल में होगा, जो ओमानी साइड से आना जाना होगा उसमें वो ओमान के साथ वो भी अपना रोल अदा करना चाहते थे। और तो मेरे ख़्याल में ये एक असूली तौर पे भी शायद ओमान को ये काबिल कबूल नहीं है और जो पहली ओमानी प्रपोज़ल है वो
ईरानियों ने कहा है कि उनकी सिक्योरिटी कंसर्न जो हैं उससे मीट नहीं होते। लेकिन तवक्को ये करनी चाहिए कि ये आर्जी तातल है और मज़ीद बातचीत के ज़रिए से और ज़रूरत पड़े तो मीडिएटर्स के तावन से ईरान और ओमान इस इशू को रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। अब इस दौरान में जो कुछ फौजी कार्रवाई हुई है तो मेरे ख्याल में ये भी एक आर्जी किस्म की चीज़ है, चूँकि बातचीत का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो चुका हुआ है। तो उसमें ये थोड़ी बहुत बाद का सीज़ फायर की वायलेशंस जो होती हैं ऐसी सूरत में हो जाती हैं। बाद का लोकल लेवल पे भी इनिशिएटिव कमांडर्स ले लेते हैं जो हाईएस्ट लेवल पे शायद उनकी जो लीडर होते हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। तो इस वक्त कोशिशें तो यही हो रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए एक आर्जी तौर पे कोई मैकेनिज़्म पे एग्रीमेंट कर लिया जाए और फिर उसके बाद मज़ीद बातचीत जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जिसमें एंटीसिपेट किया गया है उसके मुताबिक करके फिर एक तवील अरसे की जो एक कोई मैकेनिज़्म उसको तरतीब दिया जाए। जावेद साहब, इसमें बुनियादी तौर पे फ़रीक़ैन बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी ज़ाहिर है सऊदीया ने काफ़ी हद तक रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया, फिर हौसियों की इन्वॉल्वमेंट और अब इराक़ से भी जिस तरह से हमले हो रहे हैं, फिर अमेरिका और सऊदीया जिस तरह से मिलकर इराक़ पर हमलावर हुए हैं। उधर लिंडसे ग्राहम की जो फ्यूनरल है उस पर कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की के दरमियान गुफ्तगू के हैं और उस पर लोगों ने तबसरा ये किया है कि दे वांट टू ड्रैग यूक्रेन इनटू इट नाउ। तो इसमें अब फ़रीक़ैन बढ़ते नहीं चले जा रहे और स्टेक लोगों का बढ़ता चला जा रहा है और मज़ीद ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है मामला हर गुजरते दिन के साथ। ये ख़तरा तो है और जो ईरान और यूएस की इस लड़ाई के दौरान जो खिते के दूसरे ममालिक जो हैं यानी गल्फ़ पर्शियन गल्फ रीजन के दूसरे ममालिक जो हैं और पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र वगैरह की कोशिश ये थी कि ये जो लड़ाई है ये रीजनल वॉर ना बने और ईरान और यूएस के दरमियान भी एक पुरअमन तरीके से जो हल तलब मसाइल हैं उनका हल ढूंढा जाए। और पहली कोशिशें जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के फिर जाके उनका अंजाम पजीर हुई तो उनका यही मकसद था कि बातचीत से मामलात को हल किया जाए। लेकिन बाद में भी दुश्वारियाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कंट्रोल के ऊपर आ गई और ये एक मुश्किल मरहला है। ईरानियों का भी एक नुक्ता नज़र है क्योंकि बार बार 2 दफ़ा अमेरिका ने जब बातचीत हो रही थी यानी जून 2025 में और इस साल फरवरी में न्यूक्लियर इशू के ऊपर प्रोग्रेस हो रही थी तो अमेरिका ने विदाउट एनी वार्निंग कुछ उन्होंने अचानक हमले करके ईरान को बहुत उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप को बहुत नुकसान पहुंचाया और बहुत यानी लीडरशिप तो उन्होंने शहीद ही काफ़ी कर दी जो टॉप लीडरशिप थी 28 फरवरी के। तो इसलिए वो एक बामी एतमाद है उसका भी फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट है और ईरानी जो हैं वो समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में एक लीवर है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अमेरिका उस किस्म के हमला फिर ना करे। लेकिन इसमें तो अगर नई अलाइनमेंट्स हैं, लेट्स से अगर यूक्रेन ने वेसल को अटैक किया और ईरान कहता है कि हम उधार नहीं रखेंगे, हम जवाब देंगे और डेफिनेटली वो जवाब देंगे उसका, तो इट्स एवरी नेटो इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वो अमेरिका की ख्वाहिश, इसराइल की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, वो ब्लॉक पूरा हो जाता है, फिर गल्फ भी जाहिर है ईरान से मुतालिक अपने सेंटिमेंट्स बड़े क्लियर रखता है। यूएई और सऊदीया पहले मैसेजिंग कर चुका है कि वंस फॉर ऑल इस मसले को ख़त्म कर दें। सो इट्स एवरीवन अगेंस्ट ईरान और आप समझते हैं कि शायद यही वजह है कि ईरान भी ऑल इन अपने तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, कम्प्लीटली एग्रेसिव जा रहा है वो इस सब। जी वो मैंने अर्ज़ किया है ना, उनका तो सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि न्यूक्लियर इशू जो है और जो आउटस्टैंडिंग है वो उसको हल किया जाए। लेकिन चूंकि उनको ख़तरा ये है कि अमेरिका किसी वक्त दोबारा उनके ऊपर अटैक शुरू कर सकता है तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपने कंट्रोल को आसानी से नहीं देंगे जब तक उनकी तसल्ली नहीं हो जाएगी कि अमेरिका एक पुरअमन जो तस्फिया और हल के लिए सीरियस है। अब जो यूक्रेन है तो उसका यूक्रेन का तो कोई डायरेक्ट इतना एक्सेस पर्शियन गल्फ रीजन में नहीं है और इसराइल जो है तो पहले से ही जो लड़ाई जो अमेरिकन अटैक्स हुए उनमें उसकी शिरकत हुई है तो इसराइल तो पहले से ही अमेरिका के साथ है तो ये कोई नई बात नहीं होगी। सवाल बड़ा ये है कि क्या खिते के दूसरे जो पर्शियन गल्फ रीजन के दूसरे मालिक हैं वो तो नहीं कहीं इस झगड़े में, इस लड़ाई में इन्वॉल्व होते, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि उन्होंने ईरानी जो हमले हुए अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे गल्फ रीजन में उन्होंने उनको
डिफेंसिव मेजर्स उसके खिलाफ लिए हैं। उन्होंने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया, ऑफेंसिव को मेजर्स नहीं लिए, और ये उनकी एक, मैं समझता हूँ उनका रेस्ट्रेंट का मुजाहरा है जो पर्शियन गल्फ रीजन के ममालिक ने किया है, और ईरान को ये चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए, और उसको भी एक जो है वो रियलिज़म जो है उस दिखा के एक ऐसे हल की तरफ बढ़ना चाहिए जिसमें उनके सिक्योरिटी इश्यूज जो है या कंसर्न है वो भी मीट हों, लेकिन साथ साथ ओमान और दूसरे जो और उनको एग्जिस्टेंस वाला मामला है, डेफिनेटली उसको भी वो मद्देनजर रखें, बिल्कुल डेफिनेटली उनके इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखें। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाने के लिए एहतशाम हक साहब मुझे ज्वाइन करें। एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ज़ाहिर है सऊदी और इराक़ के दरमियान भी अब टेंशन बढ़ चुकी है, और जो दौरा था इराक़ी वज़ीर आज़म का बताया जा रहा है कि वो भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तो ये लड़ाई जो है वो अब बुनियादी तौर पर सऊदी अरब वर्सेस मैनी पे जा चुकी है, या आप समझते हैं कि अभी भी इसे कर्टेल किया जा सकता है? देखें, जो शकूक का इजहार किया जा रहा है बैद, वो तो ये है कि खुदा न खास्ता है कि इलाकाई जंग में ये तब्दील ना हो जाए। अभी देखें ना, 5 दिन की जंग बंदी थी, प्रोवोकेशन क्या हुई, फिर जिस तरीके से। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात देखें, ईरान ने अब ईरान से हमले नहीं करवाए। ये लास्ट 2 हमले करवाए गए हैं जो ख़ास तौर पे जिस पे रिएक्शन हुआ वो इराकी मिलिशिया ने हमला किया, आपने देखा जॉर्डन के जो आपने देखा अमेरिकन बेस पे, और फिर उनने आपने क्या कहते हैं अमेरिका ने और सऊदी अरब ने मिल के बसरा में जो हेडक्वार्टर था ईरानी मिलिशिया को उसको तबाह करने का दावा किया। अच्छा, अब एक तरफ देखें, दोनों इसको आप सफारतकारी कहें, मुनाफकत कहें, क्या कहें, अभी फिर दोनों लेटेस्ट इत्तलात, अभी मैं जब आ रहा था आपके पास तो मेरी यही पता चला कि दोनों ने फिर एक मरतबा इस्लामाबाद से रब्ता किया कि जी हम संजीदा नोयत के मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड हैं, हम उसकी तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, ये इतना आसानी से काम होता नज़र नहीं आ रहा है। एक चीज़ जो ज़्यादा परेशान कुन बात है उबैद, वो ये है कि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं कि ईरान ने ये जो दिफाई हिकमत अमली अपनाई हुई थी कि जी हमें मारेंगे तो हम आपको मारेंगे, वो उससे पीछे हट रहा है। आपने देखा कि वो मुसलसल आपने देखा जब से सुप्रीम लीडर की शहादत जब दफनाया जा रहा था उस वक्त उन्होंने आपने देखा कतर के और सऊदी अरब के ऑयल टैंकर पे हमला किया था। वही सूरत हाल दोबारा से होना शुरू हो गई है। अब यह है कि लेटेस्ट इसमें जो आपको सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है, जो 2 दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि ये नेतन्याहू जो है वो मुझे जंग में फंसाना चाहता है, वहाँ पे मौजूद है। लिंडे ग्राम की बुनियादी तौर पे आपने देखा 71 बरस के हैं, बहुत बड़े सपोर्टर थे इसराइल के भी और यूक्रेन के, उनकी डेथ हुई, उनकी आखिरी रसूमात के लिए गए हुए हैं। लेकिन वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ पे जो मूड लग रहा है, जो अखबारात में पढ़ने को मिल रहा है, वो कहते हैं ना वो कास्ट ब्लांशे जो था एक ज़माने में कि जी इसराइल इज़ इक्वल टू अमेरिका, अमेरिका इज़ इक्वल टू इसराइल, वो कहते हैं वो अब ख़त्म हो रहा है। और बकौल अपने फैज़ साहब के मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वो कहते हैं कि अब वहाँ तब्दीली आ गई है। लोग कहते हैं कि नहीं, इसराइल ने हमें बहुत यूज़ किया है, अमेरिकन समझते हैं और इसको जेडी वैंस आगे लेके जा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा। देखिए ना, हूसी जो है ना, उन्होंने तो एक वक्ता डाला हुआ है, उसको तो सऊदीज़ भी और अमेरिकन भी कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है, और वो बार बार कह रहे हैं कि जी हम कुछ करें ना करें, हम बाबुल मंदम से जो जहाज़ गुजरेंगे हम उनको मारेंगे। अब देखें, इससे पहले भी आपको याद है 2014 में जब पाकिस्तान की अफवाज मांगी गई थी, उस वक्त हमारी पार्लियामेंट ने मना किया। उस वक्त से लेके अब तक वो जिसको कहते हैं वो यहाँ पे अटका हुआ है सऊदी अरब के। सऊदी अरब फुल फ्लैज हमले, वैसे सऊदी अरब ने बड़े टिका के हमले भी किए हैं इस दफ़ा अमरीका के साथ मिलके, लेकिन बात बन नहीं रही। अब सवाल ये कि क्या कोई सेंस प्रिवेल करेगी। अब एक बात तो बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऑल आउट वॉर में नहीं जाना चाहते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको लग रहा है कि उनका पॉलिटिकल कैपिटल बड़ी तेज़ी के साथ लीड कर रहा है, और ये इलेक्शन जो मिड टर्म हारने के बाद उनके लिए मसाइब हो जाएंगे, लिहाजा वो उसको अवॉइड कर रहे हैं कि अगर फुल फ्लैज वॉर में चले गए तो ये जीसी मालिक जो है ना, इनको नहीं छोड़ेगा ईरान, उनकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो अभी देखें, जो लेटेस्ट इत्तलात यही आ रही है कि इसमें तरीका इख्तियार किया जाए। अगर ट्रंप नहीं जा रहे एहतशाम साहब, तो बुनियादी तौर पे ईरान भी अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज कर चुका। उसने इराक़ के फ्रंट को इंगेज कर लिया, उसने यमन के फ्रंट को इंगेज कर लिया। अमेरिका अगर सऊदीया के फ्रंट से और अगर इसराइल के फ्रंट से इंगेज करता है तो लड़ाई तो अपनी जगह जारी रहेगी ना। लेकिन मसला यह है कि गल्फ़ में सिर्फ फिर ये ममालिक नहीं लड़ रहे होंगे, फिर यहाँ पे मसलक की बुनियादों पर जो पेनिट्रेशन का मसला आ जाता है, जिसको इसराइल जो है वो एक्सप्लॉइट करेगा, ये पहले भी गल्फ़ भुगत चुका है। देखिए उबैद, आई मस्ट से कि जो आपने बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मसलकी बुनियाद पे जो खुदा न खास्ता आप देख लें, हमारे यहाँ शिया हज़रात की खासी तादाद है, और आप देख लें इस लड़ाई में जिस तरीके से शिया सुन्नी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया, सारे लोग ईरान के साथ खड़े हुए, जैसे सारी दुनिया खड़ी हुई कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। तो ये बड़ी हद तक रुका हुआ है मामला, लेकिन इसको ज़रा सी हवा देने की ज़रूरत है। और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे मुल्क में माज़त के साथ दोनों तरफ से बाहर से पैसा मिलता है,
असला मिलता है, बहुत कुछ होता है। आपके बलूचिस्तान में ही आप देख लें, मुझे कहने में कोई आ नहीं है, कोई 11-12 जो है इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, तो मामलात जो है ना वो इतनी तेज़ी के साथ ख़राब होते नज़र आ रहे हैं कि अब लगता है कि शायद इसके बाद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से कहा जा रहा है दोबारा से इत्मीनान में लिया, लेटेस्ट इत्तलात जो है ना वो इसहाक़ साहब के राब्ते हुए हैं इराक़ अपना चाइना के साथ और सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ और ईरान के साथ। उनको कहा गया कि जी ये बहुत मुश्किलात पैदा कर देगा। ये जो एक तो देखें आज फिर तेल 88 बैरल का हो चुका है डॉलर का, अब ये बढ़ता चला जा रहा है। हूती जो दावा कर रहे हैं कि जी हम इसको $200 पे ले जाएंगे, हूतीस को आप कैसे कम करेंगे, उनको कैसे रोकेंगे, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं पूछना चाह रहा हूं, एक बड़ा ट्रिकी सवाल है, लेकिन अगर अमेरिका और सऊदीया जो है वो बुनियादी तौर पे इराक़ पे हमलावर हुए हैं और वहाँ उन्होंने अटैक किया है, तो इस सब में पाकिस्तान कहाँ है? क्या एग्जैक्टली सुनने में आ रहा है? क्या किया गया है? क्या कहा गया है? कुछ भी नहीं कहा गया, पता नहीं था और ये सब अखबारों में पढ़ा हमने। देखिए उबैद, ये मैं बात आपको बड़े वाज़े तौर पे बिल्कुल जिसको कहते हैं अंदर की बात मैं आपको बता सकता हूँ कि इस हवाले से अब ये जिस तरीके से कन्वे कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ से ईरान को कि देखें ये हुसी का मामला हो, आप हमास वाले हों, इधर जनाब इराक़ी मलेशिया हों, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में अगर आप जाते हैं सऊदी अरब के साथ तो हमारे पास कोई ऑप्शन, लफ्ज़ यूज़ है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय से कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हो जाएं। अच्छी बात इसमें अब यही आ रही है कि अभी देखें वो कुवैत भी इसमें शामिल होने जा रहा है, बल्कि हो गया, मुश्किल मायदा हो गया है, तो बाकी और मालिक भी इसमें आ रहे हैं। अमेरिकन को थोड़ा सेटबैक इसमें लग रहा है कि हमारी अहमियत वो नहीं रही, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है वो जिसको कहते हैं कि एतमाद का फुकदान बहुत तेज़ी के साथ इन मुल्कों में बढ़ गया है। अब असल मसला ये है कि जो पूरी दुनिया में जो कहा जा रहा था कि अवैध इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और दोबारा से ख़राब होना शुरू होगी। स्टॉक मार्केट देख लें, उसके बाद तेल प्राइसेस देख लें, तो मुझे लगता है कि ये अगर मामला और अगर बढ़ जाता है और फिर ये हमले हुसी के जारी रहते हैं, ख़ास तौर पे इनके ऊपर अमेरिकन और सऊदीज़ और बाकी मालिक के ऊपर, तो फिर मेरा ख्याल है जंग बढ़ने का ज़्यादा ख़तरा है। यहाँ पे भी जो सफारतकार हैं वो इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि हमारा डर यही है, हमारा ये ख्याल था कि ये इलाकाई जंग तक ही शायद रहे, लेकिन मामला बढ़ जाएगा। आप देखें आज जो बड़े वाज़े तौर पे पहली दफ़ा मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि चीन ने जो बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है कि जी हम हर तरह ईरान के साथ खड़े हैं, तो जो वो भी एक माजत खान ले जा लिए हुए थे। चीन और रशिया तो जाहिर है इसमें बड़े मुतासिर भी हैं ईरान की स्ट्रैटेजी से, बल्कि चीन का तो स्टेक बढ़ता है। यानी अगर गल्फ़ में पाकिस्तान के माहदे होते हैं तो ये बुनियादी तौर पे आप ये कह लीजिए कि चीन का डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो गल्फ़ तक जा रहा है और आप बाकी बेहतर तरीके से समझते हैं कि अमेरिका का स्टेक किस तरह से कम हो रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।